Very good morning. Today we are going to study the histology. What is the histology? First we have to understand. Actually, we have studied in class 9 about cell. Cell is the fundamental unit of life. Each and everything, whatever we are doing, that means we are for living, for our survival, we are eating, we are digesting, we are respiring, that means we are breathing. So each and every work for the survival of our life is actually done by the cells, what we have studied. Now, the question arises that why actually the tissues has been made. इन हिंदी आपको ये जानना चाहिए कि हम सेल अगर पढ़ते हैं क्लास 9 में तो वो फंडामेंटल यूनिट था. फंडामेंटल दैट मीन्स हम जो भी खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पायर करते हैं, वो सब कुछ सेल के अंदर होता है. तो अब टिश्यू बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? टिश्यू को यदि हम लोग किसी बायोलॉजी के सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी. फर्स्ट हम लोगों को जानना चाहिए कि हिस्टोलॉजी क्या है. तो आप याद रखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the tissue structure and functions. बायोलॉजी का वह ब्रांच जो कि टिश्यू के विषय में, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, दैट मीन्स उसके विषय में सब कुछ ये जो बताता है, इसको हम लोग हिस्टोलॉजी. In English, the branch of biology deals with the tissue, its structure and function is called histology. Here one thing you should remember, that actually who developed this branch? The founder of histology was Marcello Malpighi. मार्सेलो माल्पीगी को हम लोग इस हिस्टोलॉजी का फाउंडर कहते हैं. तो इसको याद रखने के लिए हम लोग को कुछ कुछ बातों को समझना पड़ेगा. मार्सेलो माल्पीगी, एक्चुअली माल्पीगी वर्ड आपने सुना होगा जब आप लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं तो वहां पर माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आता है. माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स लोअर इन्वर्टिब्रेट में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. इसको खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम था मार्सेलो माल्पीगी. यही जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज टीचर्स कर देते हैं. क्या कर देते हैं, जब आप क्लास 10 में एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, दैट मीन्स किडनी के फंक्शन को पढ़ते हैं, और किडनी में माल्पीजियन कॉर्पस्कल्स या माल्पीजियन ट्यूब्यूल हम लोग रॉन्गली कह देते हैं किसको, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के कॉम्बिनेशन. ये हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे. तो माल्पीगी वहां पर भी एक वर्ड आएगा. तो आप याद रखिए कि माल्पीगी एक्चुअली इस साइंटिस्ट के नाम का टाइटल है, और वह हिस्टोलॉजी दैट इज टिश्यू लेवल स्टडी को उसने शुरुआत किया था. अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी में कंफ्यूज करते हैं. एनाटॉमी क्या है? तो एनाटॉमी है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, the branch of biology deals with the gross study of internal organ. अब इंटरनल ऑर्गन क्या है भाई? तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है जो आप देख नहीं पाते, जैसे लंग्स है, किडनी है, स्टोमक है, और बहुत सारे पैनक्रियास है. तो जितने भी ऑर्गन आपके शरीर के भीतरी भाग में है
वो भी टिश्यूज का बना हुआ है, वो भी सेल्स का बना हुआ है, उसके भी कुछ काम है, कुछ इनवॉल्युंटरी होते हैं, कुछ वॉल्यूंटरी भी होते हैं, है ना। तो ग्रॉस स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन यदि हम लोग कहें तो हम ये समझ लेंगे कि स्ट्रक्चर, टिश्यू लेवल स्ट्रक्चर, फंक्शन, जब भी हम लोग पढ़ते हैं किसी इंटरनल ऑर्गन का तो उसको एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी के फाउंडर का नाम था हेलोकिलस। फाउंडर ऑफ एनाटॉमी थे हेरोकिलस। इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहते हैं। समझने की बात है कि हम लोगों को टिश्यू पढ़ना है। टिश्यू का जो ब्रांच है बायोलॉजी का उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी में भी हम लोग टिश्यू पढ़ते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनाटॉमी को डिफाइन करते वक्त द ग्रॉस स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन याद रखना है। हिस्टोलॉजी को डिफाइन करते वक्त तो डील्स विद द टिश्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन याद रखना है। चलिए अब हम लोग स्पेशली टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू है क्या? The group of cells having common origin and performing similar functions। ये हमने इस तरीके से लिखा, हालांकि सेंटेंस लिखने का तरीका बच्चों के लिए ऐसा नहीं है, वो सीधा एक लाइन में होता है। देखिए इसमें तीन बातों को हमने बताया, इसलिए हमने तीन लाइन में लिखा। ये तीनों टेक्निकल पॉइंट्स हैं। क्या टेक्निकल पॉइंट्स है भाई? सेल जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। टिश्यूज जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। कभी भी अकेले सेल टिश्यू नहीं कह रहा है, बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक तरह का काम करते हैं, सिंगल टाइप का वर्क करते हैं। और उन सभी सेल्स की जो शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग हुई थी, या वे सभी सेल्स जब बन रहे थे तो वो एक ही जगह से बने, और एक ही जगह से बने थे उसको भी समझना है सबसे पहले। तो जब जाइगोट बनने के बाद, आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। जैसे आप जब ब्रायोफाइटा को पढ़िएगा, प्लांट का एक टाइप है ब्रायोफाइटा, उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होता है। सॉरी, ब्रायोफाइटा में होता है, थैलोफाइटा में नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो उस टाइम में उसमें जर्म लेयर्स बनते हैं। विशेषकर एनिमल्स की बात करें, जर्म लेयर बनते हैं। उसी के आधार पे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। जाइगोट जब आगे डिवाइड होता है तो वो उसको क्लीवेज कहते हैं, जो वो बहुत सारे सेल्स बन जाता है। ब्लास्टोसील, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लास्टोसील उस जब बच्चे बनने का प्रोसेस होता है तो वहां आता है, आप उसको पढ़ेंगे ब्लास्टोसील। तो इसमें तीन लेयर बन जाता है। एक लेयर जो सबसे बाहर का होता है उसको आप एक्टोडर्म कहेंगे, जो बीच का लेयर होता है उसको मेसोडर्म कहेंगे, जो अंदर का लेयर होता है उसको इंडोडर्म कहेंगे। तो ये तीन लेयर सबसे पहले बनता है। ये तीनों लेयर ही आगे जाकर के अलग अलग इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स का निर्माण करता है, बॉडी कैविटी का निर्माण करता है। तो जब तीन ही लेयर से आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो अंदर हो बाहर हो, बने, तो आपको ये याद रखना होगा कि कोई भी टिश्यू जो आप आज पढ़ रहे हैं वो उसी लेयर से बना हुआ है। तो उसका ऑरिजिन भी कॉमन हो गया, कॉमन ऑरिजिन। अच्छा, ग्रुप ऑफ सेल्स, इस बात को समझना होगा कि सेल्स अगर अकेले, देखिए आप बहुत सारा पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर थे उसके विषय में जानते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए
वो सभी काम करते थे। वो ऑटोमेटिकली खुद ही फोटोसिंथेसिस भी कर लेते थे, मतलब अपना खाना खुद बना लेते थे। खाना को वो डाइजेस्ट भी करते थे, मतलब उनमें भी रेस्पिरेशन था, चाहे वो एरोबिक टाइप हो एनारोबिक टाइप हो, लेकिन कुछ तो था, रेस्पायर तो करते थे। वो फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उसे एनर्जी रिसीव करने का कुछ तो प्रोसेस करते थे। उसके बाद वो भी ट्रांसपोर्टेशन करते थे और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते थे, तो एक्सक्रीट करते थे। तो ये जो चार प्रोसेस का नाम आप बार बार सुनते होंगे बचपन से, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये एक्चुअली लाइफ प्रोसेस कहलाता है। लाइफ प्रोसेस मतलब जिंदा रहने के लिए उनको ये काम करना पड़ेगा। तो अकेले सेल्स भी कर सकते हैं ये काम, लेकिन जैसे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ, या जैसे जैसे यूं कहिए कि इन्वायरमेंट में चेंज होता चला गया, तो कुदरत ने इसको क्या किया, कई सेल्स को आपस में मिला दिया, और उसके बाद उसने उस ग्रुप को एक स्पेसिफिक काम जस्टिफाई कर दिया। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन वर्ड में पढ़ते हैं, है ना। तो वो क्या किया, एक काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई तुम्हारा ये काम होगा। जैसे लिव्स है, तो प्लांट में लिव्स को जस्टिफाई कर दिया, भाई तुम्हारा काम होगा फोटोसिंथेसिस करना, तुम्हारा काम होगा एक गैसेस एक्सचेंज करना, बाकी फूड बना करके तुम दूसरे को ट्रांसफर कर देना। जाइलम फ्लोएम के लिए भी जाइलम का काम तय कर दिया गया कि भाई तुम्हारा काम होगा रूट से एब्जॉर्ब किए हुए वाटर मिनरल्स वगैरह को आप पूरे ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाइए। फ्लोएम का काम भी आप जानते हैं। तो इस तरीके से काम का बंटवारा हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। ये डिवीजन ऑफ लेबर एक्चुअली इसलिए जरूरी था क्योंकि एक सिंगल सेल पर बहुत ज्यादा लोड था, तो वो सिंगल सेल ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो जैसे जब टिश्यू बन गया तो उसका सर्वाइवल रेट बढ़ गया। अच्छा, इसको आप एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर आपके घर में सभी काम एक ही करें, अब आपकी मदर मान लीजिए, मदर जो है वो टोटल काम करें, सुबह से लेकर के शाम तक का खाना बना के सभी बच्चों को खिलाएं, हस्बैंड को ऑफिस भेजे, बच्चों को स्कूल भेजे, उसके बाद अंत तक शाम तक उनका काम खत्म नहीं होता, तो उनके ऊपर वर्क लोड है ना। वर्क लोड होगा तो उनका एज जल्दी जो है वो बूढ़ी हो जाएंगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर उनके काम को बांट लिया जाए तो आप मदर के विषय में कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकते। मदर डे मनाने से मदर नहीं होता है। मदर डे का मतलब होता है मदर को पर आपको केयर करना। हम सभी बच्चों का, आप सभी बच्चों का ये एक मोरल ड्यूटी होना चाहिए कि आपके घर के हर एक मेंबर को आप ध्यान रखें। आप उनका ध्यान रखेंगे, वो आपका ध्यान रखेंगे, तब जाकर के फैमिली चलेगी। तो यहाँ क्या है, सेल्स जब मिल जाते हैं तो वो काम का बंटवारा कर देते हैं। तो टिश्यू का डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। अब देखिए, जनरली बच्चे जो है वो कहते हैं सर इतना खतरनाक खतरनाक वर्ड किसने दिया। तो बच्चे देखिए, दुनिया को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो टिश्यू वर्ड है, ये किसने दिया? It is coined by a scientist whose name was Beechett. Beechett was actually the name of scientist who coined the term tissue. अब यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा और हम लोग एलेबोरेट करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल, अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि why cells are grouped together for performing similar functions or to form a tissue। ऐसा सवाल अगर आपसे कोई पूछे, देखिए बायोलॉजी में जरूरी नहीं है कि जो आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बस वही क्वेश्चन को समझ करके आप बायोलॉजी को जान जाए। ऐसा कभी नहीं समझ। बायोलॉजी का मतलब, अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। भाई ठीक है, टिश्यू का हमने डेफिनेशन थोड़ा बहुत रट करके याद कर लिया, लेकिन प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर टिश्यू क्यों बना।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाई सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, सेल्स आपस में क्यों ग्रुपिंग कर जाते हैं एक काम करने के लिए या टिश्यू बनाने के लिए। तो इसका जवाब आपको देना होगा। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में नहीं पढ़ा है ना। इसमें आप साफ से लिखेंगे टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑन सेल्स। ये सेल्स पर वर्कलोड कम करने के लिए टिश्यू बना। दूसरा काम क्या हो गया, टू इंक्रीज द सर्वाइवल रेट। टू इंक्रीज द सर्वाइवल रेट, ये सर्वाइवल का जो समय था, मतलब लाइफ स्पैन, कितना दिन तक कोई सेल जिंदा रह सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, इसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, अब आगे जो है, अगले हम लोग इस बिंदु पर विचार करते हैं कि वास्तव में सेल से टिश्यू कैसे बनता है। ये तो चलिए हमने वाई पर ध्यान दिया, ऐसे भी आप जानते हैं बेटा कि साइंस जो है वो वाई, हाउ, ये इसका इलेबोरेशन है। कोई भी टॉपिक जब आप साइंस का पढ़ें तो आप वाई और हाउ को याद रखें। सबसे पहले हमने आपको कहा हाउ टिश्यूज आर फॉर्म्ड। ये सवाल पर ध्यान दीजिए, टिश्यू बने कैसे। टिश्यू को पढ़ना, टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ना, टिश्यू के टाइप्स को पढ़ना, टिश्यू के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना, वो तो पढ़ना ही, वो तो मेन चीज है। अभी पहले उसकी शुरुआत को समझ लीजिए, टिश्यू कैसे बने। तो आपको हम पहले बता दें, कोई भी आप अपने आपसे एक एग्जांपल लीजिए। एक ह्यूमन बॉडी की आप अगर बात करते हैं तो वो सबसे पहले जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वो कुछ एज तक वह बड़ा होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज आने से पहले तक वो ग्रो करता है। उसके बाद वो उसमें प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी दैट मीन्स अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो काबिल हो गया। इसके बाद वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद उसमें एजिंग हो जाता है, मतलब एक बुढ़ापा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हर ह्यूमन बीइंग का ये 3 लाइफ स्टेज है। जन्म लेने के बाद वो कुछ समय तक बड़ा होगा। अगर आप गर्ल्स की बात करें तो 12-14 आ जाएगा। इसमें अगर बात करें तो ये 14-16 जा सकता है ईयर्स बॉयज में। तो ये जो एज है, इस एज तक वो बड़े हो गए। बड़े होने के बाद ये थोड़ा लंबा चलता है। ये लगभग आपके इस उम्र के बाद ये लगभग 60-70-45 तक कम से कम गर्ल्स में चलेगा, लेडीज में चलेगा 45। और इधर वो रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे तो 75 तक मेल्स जा सकता है। ये पूरे एज के बाद वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे उसके सेल जो है उनके काम कम होने लग जाएंगे, काम बढ़िया से नहीं करेगा, टिश्यू बढ़िया से काम नहीं करेगा, तो धीरे धीरे ये बुढ़ापा हो गया। हम लोग प्लांट के केस में इसको सेनिसेंस कहते हैं और एनिमल्स के केस में इसको एजिंग कहते हैं। तो ये जिस तरह का लाइफ स्टेजेस है, कोई भी सेल जन्म लेता है, बड़ा होता है, अल्टीमेटली वो रिप्रोड्यूस करने के बाद धीरे धीरे बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। वैसे ही सेल्स क्या होता है, जब वो सेल्स जन्म लेने के बाद, सेल का जन्म कैसे होता है तो वो सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। सेल जब जन्म लेता है तो वो इलोंगेट होगा, मतलब वो अपने साइज में बड़ा होगा। इलोंगेशन के बाद इसमें 2 बातें हो सकती हैं। प्लांट के केस में की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 बातें हो सकती है। या तो फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाएगा, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा तो वो डिवाइड कर सकता है, फिर आगे वो एज बढ़ा, मतलब नंबर पॉपुलेशन बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो डिवाइड नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब ये डिफरेंशिएट वर्ड को समझना चाहिए, मतलब जब काम का बंटवारा हो जाता है किसी सेल का तो वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो अगर सेल अपने आप को तय कर लिया कि प्लांट के केस में कि हमको लीफ बनाना है, हमको स्टेम बनाना है, हमको रूट बनाना है, वो काम अगर उसका डिटरमाइंड हो गया तो वो कहलाएगा कि वो डिफरेंशिएट हो गया। अब ये डिफरेंशिएट होने के बाद अब ये परमानेंट हो जाता है।
प्लांट के केस में। परमानेंट का मतलब वह आगे डिवाइड वगैरह नहीं करेगा, बस वो बन गया तो बन गया, अब उसका काम फिक्स्ड हो गया। कोई भी फलाना कोई भी काम हो तो फिक्स्ड हो गया तो वो फिक्स्ड हो गया। तो ये सेल का जब डिफरेंशिएशन होने लगता है, तो एक अकेले सेल का हमने एग्जांपल लिया ना, बहुत सारे सेल्स आपस में होते हैं, तो वो जब डिफरेंशिएट होते हैं तब जाकर के वो फाइनल टिश्यू के रूप में आ जाते हैं। तो कुछ जब आप प्लांट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ प्लांट के कुछ सेल्स में डिफरेंशिएशन की एबिलिटी, कुछ टिश्यूज में डिफरेंशिएशन की एबिलिटीज होती है और कुछ टिश्यूज में डिफरेंशिएशन की एबिलिटीज नहीं होती। ठीक है, तो जो जिसमें डिफरेंशिएशन की एबिलिटी होती है उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, और जिसमें डिफरेंशिएशन की एबिलिटी खत्म हो जाती है वो उसको हम लोग परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। टिश्यू के टाइप अभी हम बताएं। अच्छा, टिश्यू जो है ये तो हम लोग दो बात समझ लिए कि टिश्यू क्यों बनता है और टिश्यू कैसे बनता है। टिश्यू कैसे बनने के प्रोसेस में ये हमने डिफरेंशिएशन वगैरह बताया। अब यहाँ समझना ये है कि आप टिश्यू वर्ड पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी मतलब प्लांट भी, बायोलॉजी मतलब एनिमल। तो कुछ बातों को दिमाग में रखना है कि प्लांट के टिश्यू और एनिमल के टिश्यू में क्या डिफरेंसेस है। तो अभी हम लोग पहले इस चीज को समझ लेंगे, प्लांट टिश्यू वर्सेस एनिमल। अब प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू में क्या अंतर है? देखिए, बहुत सारे अंतर आप इसके सेलुलर लेवल से दे सकते हैं। देखिए, सेल लेवल की जब हम बात करते हैं तो वो साइटोलॉजी कहलाएगा या सेल बायोलॉजी कहलाएगा। तो कभी भी आप जब डिफरेंशिएट करते हैं ना तो अपने दिमाग में आप दो चीजों को याद रखिए, या तो आप फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बताइए, फिजियोलॉजिकल मतलब उसके काम से रिलेटेड, और या फिर उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप बता सकते हैं, ऑकरेंस से रिलेटेड भी बता सकते हैं। तो ये दो तीन बात को याद रखिए, सोचना शुरू कीजिए, आपको सब आंसर मिल जाएगा। आपने जो बचपन से लेकर अभी तक कम से कम क्लास 9 तक आपने जो पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं आपको मटेरियल्स टीचरों ने प्रोवाइड कर दिया है। अब क्या है, आपको उस पर सोचना होगा और एनालिसिस करना होगा, और सामने जो भी टीचर रहे उनसे आपको डिस्कस करना होगा। आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं, सीधी सी बात है। आप अगर कुछ लिखकर हमको भेजते हैं, मैसेजिंग करते हैं, या क्या आप आज के अपडेट टर्म्स में कहते हैं, जो भी है आप कमेंट्स लिख करके भेजते हैं, तो हम उसका जवाब देंगे, उससे आप हमसे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट पर बात करते हैं, ग्रोथ पर। आप ही सोच करके बताइए, आपने प्लांट को देखा कि प्लांट हमेशा बड़े होते रहते हैं, हमेशा उसमें ग्रोथ होता रहता है। एनिमल में आपने देखा कि हमेशा ग्रोथ होता रहता है? ऐसा नहीं होता। एनिमल में हम लोग जो है लगभग ह्यूमन बीइंग में 20-25 की जो उम्र होती है, उस उम्र तक आपकी बॉडी में जो भी सेल टिश्यू को जो भी फाइनली डिफरेंशिएट होना होता है वो हो जाता है। उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। हाँ, डी डिफरेंशिएशन हो सकता है, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वो पार्ट टूट गया या कट गया तो वो पार्ट में फिर से वो बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि नया हाथ निकल जाएगा, नया पैर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो ग्रोथ के टर्म में अगर बात करें तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो प्लांट टिश्यू में सेल्स का जो ग्रोथ होगा वो कंटिन्यूअस, जबकि इसमें आप अगर देखें एनिमल में तो रेस्ट्रिक्टेड होता है बाय द एज। एक फिक्स्ड एज तक वह डिफरेंशिएट हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, लेकिन बाकी समय में मतलब इस एज के बाद नहीं होगा, उससे पहले हो सकता है। दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर हम देखें टाइप्स का, प्लांट टिश्यू के क्या क्या टाइप्स, तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के टाइप में हमेशा याद रखिए, प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है। हम लोग ब्रॉडली उसको बांटते हैं और उसके अंदर जाके बहुत सारे टाइप आपको मिलेंगे, लेकिन ब्रॉडली हम लोग दो भागों में बांटते हैं। वो एक होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो होता है उसको भी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस
क्लास 9 में बांटते हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टेम्स हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स हो गया, लेटरल मेरिस्टेम्स हो गया, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस। परमानेंट जो है इसको भी हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, एक हो गया सिंपल परमानेंट, एक हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट जो है उसको भी हम लोग बांट सकते हैं। सिंपल परमानेंट में आपको स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा ये मिल जाएगा। परमानेंट में आपको जाइलम और फ्लोएम मिल जाएगा। मतलब ब्रॉडली अगर कहा जाए तो इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। कभी कभी छोटे क्लास 9 में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर देयर। तो छोटे बच्चों के लिए ये कहना सही है कि दो तरह के प्लांट टिश्यू होते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि प्लांट टिश्यू को आप किस ग्राउंड पे बांट रहे हैं, हालांकि ये क्वेश्चन तो कभी एनसीईआरटी को पूछना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कि हाउ मेनी टाइप्स। अरे भाई टाइप तो ग्राउंड के आधार पे आप बांटते हैं ना। आप अगर कहते हैं ऑकरेंस के हिसाब से बताइए तो आप बता रहे हैं कि भाई एपिकल मेरिस्टेम्स होगा, प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम्स होगा, लेटरल होगा, इंटरकैलरी होगा। अगर आप कहते हैं कि भाई ये इस ग्राउंड पर टिश्यूज को बांटिए कि वो किससे बने हैं, उनका ओरिजिन क्या है, तो आपको अलग तरह का तीन मिल जाएगा। प्रोमेरिस्टेम्स होगा जो कि एम्ब्रियो से बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम्स कह सकते हैं जिसको कि जो प्रो से बनता है, दैट मीन प्रो मेरिस्टेम्स से जो बनेगा वो प्राइमरी कहलाएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हो सकते हैं जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम से बनते हैं, उसको कह सकते हैं। अब प्राइमरी मेरिस्टेम्स में तीन टाइप को आप बताइए कि हाँ प्राइमरी मेरिस्टेम एपिकल है, इंटर कैलरी है, तो एक्चुअली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू ये कहना डायरेक्टली, जब तक आप ये नहीं कह रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू आर देयर ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑकरेंस, तब तक ये क्वेश्चन अधूरा लगता है। अच्छा चलिए, ये प्लांट में हमने इतने सारे बताए, इसको यहाँ पर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे प्लांट टिश्यू को हम डिटेल में एक अलग वीडियो बनाना चाहते हैं। एनिमल टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल टिश्यू ब्रॉडली चार भागों में बांटा जा सकता है। ब्रॉडली इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप मिलेंगे आपको। जैसे पहला एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू ले लीजिए। दूसरा आप कनेक्टिव टिश्यू बता सकते हैं। तीसरा मस्क्यूलर टिश्यू बता सकते हैं। और चौथा नर्वस टिश्यू बता सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है। आप एपिथेलियम को अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो हमको लगता है 8-9 टाइप उसमें मिल जाएगा। अगर कनेक्टिव को पढ़े तो इसमें भी आपको वो टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, लिम्फ ये सब मिल जाएगा। मस्कुलर भी तीन तरह का आपको मिल जाएगा, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल्स। अच्छा नर्वस टिश्यू का कोई टाइप्स नहीं है। ऐसे हमको अगर आप कहेंगे तो नर्वस टिश्यू को बहुत ग्राउंड पे हम लोग बांट सकते हैं। जैसे माइलिनेटेड है या नहीं, तो वैसे हम लोग नर्वस टिश्यू को माइलिनेटेड न्यूरॉन कह सकते हैं, नॉन माइलिनेटेड कह सकते हैं। दूसरा ग्राउंड अगर हम लोग न्यूरॉन्स को बांटना चाहते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर फंक्शन, तो हम उसको रिसेप्टर न्यूरॉन कह सकते हैं, इफेक्टर न्यूरॉन कह सकते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन कह सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप है, हम आपको इसके विषय में सेपरेटली बताएंगे। अच्छा इसमें अब तीसरे ग्राउंड पर आप आ जाइए कि टाइप्स के बाद रीड, यहाँ पे कनेक्टिव लिखा हुआ था, ये रहने देते हैं क्योंकि ब्रॉडली कम से कम आप टाइप्स को जानते हैं। इसके बाद रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन कैपेसिटी क्या होता है भाई? तो कोई भी सेल या टिश्यू अगर किसी तरीके से ब्रेक कर जाए तो क्या वो रीजनरेट हो पाएगा? तो ऑफ कोर्स रीजनरेशन को हम लोग एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के रूप में पढ़ते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन जनरली स्टेम सेल से जब होता है तो उसमें पूरा का पूरा ऑर्गन बन जाएगा। जैसे आप रीजनरेशन स्पाइरोगाइरा में जब पढ़ेंगे तो देखिए कि स्पाइरोगाइरा को अगर कई फ्रैगमेंट में तोड़ दिया जाए तो वो उसके हर एक फ्रैगमेंट नया बन जाता है। अच्छा आप एक और ऑर्गेनिज्म है ना, अच्छा चलिए, तो रीजनरेशन कैपेसिटी प्लांट टिश्यू में सबसे ज्यादा होता है। प्लांट टिश्यू में हमेशा रीजनरेट होता है, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें होता ही नहीं, होता है। अगर हम लोगों को कहीं चोट लग जाती है तो
वो जो जिस जगह पे चोट लगता है उसका रीजनरेशन होता है, वहां पर नया स्किन बन जाता है, तो उसको आप नो नहीं कह सकते। अच्छा, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? तो देखिए, आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पढ़ते हैं। उसमें क्या है कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है। जैसे सॉलिड को भी आपको कहा गया सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, होता है। लेकिन अगर आप सॉलिड को किसी लकड़ी को या हथौड़े से खूब मारेंगे तो आप देखेंगे वो भी थोड़ा दब जाएगा। तो भाई दबा क्यों? दबा इसलिए क्योंकि अंदर थोड़ा सा स्पेस था। वैसे ही अगर मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाए। यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी में सेल की बात करते हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेस दैट मीन्स सेल के बीच का खाली जगह। तो इंटरसेलुलर स्पेस जब आप बात करेंगे तो प्लांट के अलग अलग टिश्यूज में किसी में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, किसी में नहीं भी होता है। तो जनरली हम यहाँ पे जनरल बात देते हैं, प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। अब जैसे आप लेटरल इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स और एपिकल मेरिस्टेम की बात करेंगे तो उसमें नहीं होता है ना। लेकिन जैसे जैसे आप ओल्डर टिश्यूज की तरफ जाएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या फिर जाइलम फ्लोएम, तो उन सबों में थोड़ा बहुत तो कहीं अगर डिपोजिशन सेल वॉल पर ज्यादा हो गया तो इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो जाएगा, और अगर डिपोजिशन कम रहा तो रहेगा। जैसे पैरेन्काइमा में, पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल होता है वो काफी थीन होता है। कोलेनकाइमा में लीजिएगा तो उसमें अनइवनली जो है पैक्टिन जमा हो जाता है, सुबेरिन जमा हो जाता है। आपके स्क्लेरेनकाइमा में जब सेल वॉल पर कुछ जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, तो ऑफकोर्स इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाएगा। लेकिन पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। अब आइए इसमें इसमें आप लिख दीजिए एब्सेंट, मतलब एनिमल में तो खैर होता ही नहीं। लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट टिश्यू का लाइफ प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन एनिमल टिश्यू का लाइफ जो है वह वेल सेट होता है, उसका लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होता है। आपको मालूम है कि कुछ के लाइफ, हम लोगों के शरीर में कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिसका लाइफ काफी मिनिमम है। आपको मालूम है कुछ घंटे ही जिंदा रहता है हम लोगों का WBC, 5 तरह के WBC होते हैं। अच्छा, तो उसके बाद अगर आप प्लेटलेट्स की बात करें तो वो कुछ लगभग कुछ घंटा ही रखिए, 10-12 घंटे तक जिंदा रहते। RBC की बात करें तो 120 दिन तक जिंदा रहते। तो ये 120 दिन की बात करें भैया, ये मात्र 4 महीने की बात है। 4 महीने में हमारा RBC मरता है। अच्छा, ये अलग बात है कि रोज वो जन्म भी लेते हैं, तो इसलिए हम लोग के अंदर का बैलेंस बना हुआ है। अच्छा, इतना जो हमने आपको बताया, ये जो बातें थी वो जनरल फीचर्स पर थी। थोड़ा सेल बायोलॉजी पर देखते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज में क्या डिफरेंसेस आपको मिलना चाहिए। अब हम एक्चुअल में बोल तो रहे हैं कि हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल में प्लांट सेल और एनिमल सेल इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हम सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी ग्राउंड पर जा रहे हैं। अगर आप एक ग्राउंड ले लीजिए वैक्यूल, तो वैक्यूल के विषय में सोचिए। वैक्यूल आपने क्या पढ़ा है? वैक्यूल प्लांट में होता है, एनिमल में होता है। तो वैक्यूल प्लांट में होता है, इसकी क्वालिटी है कि यहाँ लार्ज होगा और नंबर में कम होगा, है ना, लेस इन नंबर, सिंगल भी हो सकता है। ये नंबर में कम होगा लेकिन साइज में बड़ा होगा। अगर एनिमल की बात करें तो ये नंबर में, ये साइज में छोटा होगा और नंबर में बहुत ज्यादा होगा, मोर इन नंबर। छोटा छोटा ही होगा लेकिन बहुत ज्यादा होगा। सेल वॉल की अगर हम बात कर ले बेटा, तो सेल वॉल तो भाई ये प्लांट का ही स्पेशलिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे लिख देते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब ये हो गया कि इसको देख करके आप एकदम 100% कह सकते हैं कि भैया ये प्लांट ही है। प्लांट सेल में ही होता है एकदम, इसमें आप लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल, उसमें होता ही नहीं है 100%। अब आइए शेप की बात करते हैं। इसका शेप कई ढंग का हो सकता है प्लांट का।
प्लांट में जो सेल्स होते हैं वो कई ढंग के हो सकते हैं। जनरली आप इसको हेक्सागोनल आप देखेंगे, है ना। हम लोग जब भी सेल बनाते हैं ना तो इस तरह से, ये तो आपका स्क्वायर सेल जो हो गया, आप इस तरीके से सेल को जब बनाते हैं तो जनरली आप प्लांट सेल को शो करते हैं। लेकिन इसमें भी शेप जो है वो वेरिएबल है। इसमें कुछ जो है वो अमीबॉइड शेप का है, जैसे आप WBC को ले लीजिए, आप ऑस्टियोसाइट को ले लीजिए जो हम लोग का बोन सेल होता है, वो स्टेलेट शेप होता है। आप न्यूरॉन को ले लीजिए तो न्यूरॉन इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो ये शेप इसमें बैरी है, बैरिंग, कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं, है ना। इसमें शेप ग्राउंड पे थोड़ा समझना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एनिमल सेल को जब बनाते हैं तो एक गोल बना करके करते हैं। प्लांट सेल को बनाएंगे तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, एनिमल सेल को बनाएंगे तो ऐसे। इस शेप पर भी आप प्लांट से डायग्राम कहीं दिया हुआ तो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस का जो पोजीशन होता है प्लांट सेल में, बेटा इसको ध्यान रखना है, प्लांट सेल में मैक्सिमम मतलब प्लांट में मैक्सिमम सेल डेड होते हैं, कुछ ही लिविंग है। जैसे मेरिस्टेमेटिक का एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल ये सब लिविंग है। उधर पैरेन्काइमा लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, लेकिन इसके अलावे बाकी जो है वो नॉन लिविंग है। तो ट्रैकिड्स वगैरह जो लिविंग है आपका, तो आपको लिविंग नॉन लिविंग को ध्यान रखना होगा। कम से कम मेरिस्टेमेटिक को आप लिविंग को याद ही कर लीजिए। लेकिन न्यूक्लियस है तो लिविंग है, न्यूक्लियस नहीं है तो वो डेड कह सकते हैं आप, है ना। जैसे आपका स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है ना। तो न्यूक्लियस जो है प्लांट में एक्चुअली वैक्यूल जो है ना वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो क्या करता है न्यूक्लियस को एक साइड कर देता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप इसको कहिए ये स्मॉल होता है और पेरीफेरल हो जाता है। पेरीफेरल मतलब उसके सर्कमफेरेंस की तरफ सदस्य जैसा है, उसके किनारे किनारे में कहीं भी मिल जाएगा। इसमें जो है ना न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है और ये सेंट्रल होता है। इसमें एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में मिलेगा। अच्छा, और भी है डिफरेंस करने के लिए, जैसे क्लोरोप्लास्ट ले लीजिए। अब क्लोरोप्लास्ट जो है ना इसमें प्रेजेंट होगा और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में रहेगा। मतलब आप ये कभी नहीं कह सकते कि एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। इसमें तो सीधे आप लिख दीजिए भाई नॉट एप्लीकेबल, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अच्छा, जब आप जब आप पूरे लिविंग बीइंग को क्लासिफाई करते हैं 5 किंगडम में, तो उन 5 किंगडम्स में आप मोनरा में देखेंगे जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, उसमें देखेंगे कि कभी कभार कुछ ऐसे भी सेल मिल जाते हैं जिसमें जो कुछ एनिमल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ प्लांट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, या दोनों से हट के है। मोनरा को ना हम लोग प्लांट बोल सकते हैं ना एनिमल बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक फीचर्स आपको टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। अभी आप टिपिकल बातों को ध्यान रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में नहीं। अच्छा, उसके बाद है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होता है बेटा, एनिमल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है। लाइसोसोम की बात कर रहे, सेंट्रियोल ये प्लांट में एब्सेंट है, एनिमल में प्रेजेंट है। लाइसोसोम की बात कर लीजिए, जिसको सुसाइड बैग भी कहते हैं, ये भी प्लांट में एब्सेंट है, एनिमल में प्रेजेंट है। अगर हम अगला प्लाज्मोडेजमाटा की बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं, प्लाज्मोडेजमाटा क्या है, तो प्लाज्मोडेजमाटा प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है। इस तरीके से आज हम लोग क्या क्या पढ़े वो देखिए, थोड़ा रिकैपिचुलेट करके चलना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, पढ़ने के दौरान हम आगे पढ़ते चले जाते, पीछे की बातों को भूलते चले जाते। ये थोड़ा जनरल साइकोलॉजी है बच्चों का। हमारा कहना है कि आप कम पढ़िए, लेकिन जो चीजें पढ़े हैं उसको मजबूती से समझते हुए आगे बढ़िए। हम लोगों ने आज सबसे पहले बिंदु पर चर्चा किया, वो था हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी किसने दिया और हिस्टोलॉजी के फाउंडर कौन थे। उसके बाद हम लोगों ने एनाटॉमी के विषय में पढ़ा। एनाटॉमी क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिस्टोलॉजी
मतलब टिश्यू का स्टडी है, एनाटॉमी मतलब ऑर्गन का स्टडी है, लेकिन टिश्यू लेवल और उसके फंक्शन लेवल दोनों को लेकर के। उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि भाई टिश्यू बनते ही क्यों है ना, वाई टिश्यूज आर फॉर्म्ड। उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि टिश्यू बनते कैसे हैं, उसमें हमने डिफरेंशिएशन, सेल इलोंगेशन, डिफरेंशिएशन की बात की। उसके बाद हम लोगों ने टिश्यू को जानना शुरू किया कि भाई प्लांट में भी टिश्यूज हैं, एनिमल में भी टिश्यू। तो क्या दोनों एक तरह के हैं? नहीं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसमें हमने पहले आपको जनरल फीचर्स पर बात किया, जैसे वो ग्रोथ के विषय में से हम लोगों ने बात किया, टाइप्स के विषय में हम लोगों ने बात किया, रीजनरेशन कैपेसिटी के विषय में बात किया। उसके बाद हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंशिएशन पर आए कि भाई टिश्यू तो सेल से ही बना है ना, तो फिर प्लांट का सेल में और एनिमल के सेल में क्या डिफरेंसेस है। आज इतना ही, अगले क्लास में हम लोग टिश्यूज के विषय में और आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूअसली। ये हमने सीरीज 1 लिखा है, नेक्स्ट टाइम सीरीज 2 हम लिखेंगे टिश्यूज का, ताकि आप लोग उसको चैनल 1 बाय 1 वीडियोस को देख सकें। और जिन लोगों को बायोलॉजी समझना है वो मेरे साथ चल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास जितना है मैं आपको ट्रांसफर करूं। और यूं ही सिर्फ अगर आपको नंबर चाहिए तो इसमें से इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्लास 9th के बच्चे को अगर उसने अपना भविष्य बायोलॉजी के साथ पहले ही किया है, उसने सोचा है कि हम आगे कुछ दूसरा करेंगे, तो फिर इतना जानने की उसको जरूरत नहीं है, वो हिसाब से चल सकता है। अगर वो हमारे वीडियोस को देख भी रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि जो बातें उसको समझ में आ जाती उतना वो कम से कम कैच कर ले, है ना, क्योंकि बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा हो जाती है। मेरा अपना मानना है कि आप शुरू से टिश्यू को समझिए, क्योंकि टिश्यू आपको क्लास 9 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है। तो मेरे जो वीडियोस होंगे वो आपको 9 के लिए भी तैयार करेंगे और 11 के लिए भी तैयार करेंगे। बहुत सारी बातों को हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो दोनों को अगर लेके चलना है तो आप ध्यान से देखें। और नहीं तो इसमें से सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे जो क्लास 9th के लिए है, तो उसी के हिसाब से आप तैयार। थैंक यू।